शांत शांत शांत। हाँ, हम बात करेंगे C3 चक्कर यानी केल्विन चक्कर। केल्विन चक्कर के अनेक नाम हैं। इसे केल्विन बेंसन चक्कर कहते हैं, CO2 एसिमिलेशन चक्कर कहते हैं, CO2 रिडक्शन चक्कर कहते हैं, ठीक है, CO2 फिक्शन चक्कर बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। तो हमने बताया था ना प्रकाशिका अभिक्रिया है। जो प्रकाश की उपस्थिति होती है जिसमें फोटो सिस्टम पर सेकंड चक्रीय प्रकाशीय अभिक्रिया है। बाकी C3 चक्कर, C4 चक्कर और CAM पथ ये अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती है जो प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। तो कैसे हुई थी इसकी खोज? C3 चक्कर, KCA साइकिल क्या होते एग्जाम में क्वेश्चन, और पहले हम उसका सारांश लिख दूंगा। सारांश लिखते हैं, आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारांश में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, कि इसका C3 चक्कर का सारांश क्या है। तो ये चलेंगे चक्कर, क्या चलेंगे? आवानी कोई भी आवाज नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट। अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इसका मतलब है प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। ये प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है, प्रकाश पर निर्भर नहीं, प्रकाश पर निर्भर नहीं, ठीक है। कौन कौन सी होती है ऐसी? इसमें होती है C3 चक्कर, C4 चक्कर और CAM क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये चलती है। तो आज हम जानेंगे C3 चक्कर। तो हेडिंग लिख लो C3 साइकिल। C3 साइकिल के अनेक नाम हैं, वो सारे नाम लिख रहा हूँ, नोट कर लेना है, आवाज़ नहीं करनी है। इसे बोलते हैं केल्विन बेंसन चक्कर यानी केल्विन चक्कर, केल्विन बेंसन चक्कर ही बोल सकते हैं। बोला ना, आवाज़ नहीं करनी है। केल्विन बेंसन चक्कर भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम और है CO2, क्योंकि इसमें CO2 वायुमंडल में जो CO2 उसको फिक्स किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, और नए उत्पादों में पेड़ पौधे चेंज कर देते हैं, उत्पाद बना लेते हैं। तभी तो कहता है कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में CO2 गैस लेते हैं। तो इस CO2 का क्या होता है? फिक्सन होता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं CO2 स्थिरीकरण। स्थिरीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं फिक्सन, ठीक है। इसके अलावा CO2 को क्या है? अवशोषित करते हैं, इसलिए CO2 एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को हम बोलते हैं हिंदी में समांगीकरण। इसमें क्या होता है? ये अंधकार अभिक्रिया ही है, प्रकाश में निर्भर नहीं करती, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं हम, डार्क रिएक्शन। इसके अलावा इसमें क्या होता है? CO2 को फिक्स किया जाता है, इसलिए रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया भी है। तो CO2 रिडक्शन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसे। कॉमन जो नाम रहता है इसका वो रहता है केल्विन बेंसन चक्र या केल्विन चक्र या C3 चक्कर। क्यों नाम पड़ा था इसका C3 चक्कर, इसका कारण भी अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका सारांश लिख रहा हूँ, वो सारांश ऐसे नोट कर लेना, फिर हम साइकिल पर बात करेंगे। साइकिल में तो साइकिल पर नहीं जाएंगे, इसकी साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिख लो आप सारांश, सारा सारांश में से, और सुन लेना, सारांश में से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सारांश लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। सारांश क्या है इसका, ठीक है। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन है ना, पहली C3 चक्कर बोलने का कारण इसलिए कि उसको में प्रथम स्थायी जो उत्पाद होता है 3 कार्बन युक्त होता है, प्रथम स्थायी उत्पाद 3PGA, इसलिए से बोला था C3 चक्कर, ठीक है। तो इसे क्या बोलता? तो प्रथम स्थायी उत्पाद, प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। इसलिए इसे C3 चक्कर बोलता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। याद रखना है, ये जितनी भी लाइनें लिख रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। प्रथम जो स्थायी उत्पाद होता है, पहला स्थायी उत्पाद, वो साइकिल समझेंगे, 3 कार्बन वाला होता है जिसे बोलते हैं 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये याद रखना है, ये पूछेगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक लाइन में दोनों लिख दिए मैंने। दूसरा, इसमें जो मेन CO2 को ग्रहण करने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, वो प्रथम ग्राही जो होता है, तो CO2 को ग्रहण
करने वाला प्रथम जो ग्राही होता है उसे हम बोलते हैं RUBP। RUBP की फुल फॉर्म मैंने पहले भी लिखाई थी, वो लिख देते हैं राइबोलोज राइबोज शर्करा होती है, राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट। और प्रथम जो ये उत्पाद बनता है ये CO2 को ग्रहण करता है, RUBP ये बना देता है, तो बीच में एक एंजाइम तो काम आएगा, वो मुख्य एंजाइम होता है, ठीक है, रुबिस्को। तो मुख्य मेन एंजाइम आपसे यही पूछेगा, मेन एंजाइम जो होता है उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को, RUBISCO, रुबिस्को। इसकी फुल फॉर्म इसी से निकल के आई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। याद करना है इसे, सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। इधर देखो, अरे यार मान जाओ, है ना, ठीक है। तो CO2 को ग्रहण करने वाला प्रथम ग्राही हो गया। इसके अलावा, ठीक है, हाँ क्या बता रहा था मैं, हाँ इसके अलावा देखो ये जो चक्कर चलता है ना, कहाँ पर चलता है, ये भी तो क्वेश्चन है ना। ये चक्कर जो चलेगा, शीतल चक्कर चलेगा कहाँ पर? तो हमने पढ़ा था कि हरित लवक में होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, तो हरित लवक में पीटिका भी होती है, स्ट्रोमा जिसे बोलते हैं, ग्रेना भी होते हैं, ठीक है, DNA भी होते हैं, और भाग होते हैं। तो ये चक्कर कहाँ चल रहे हैं? तो ये चक्कर चलते हैं स्ट्रोमा में। तो यह साइकिल हरित लवक के पीडिका यानी स्ट्रोमा मैंने बताया था ना आपको, याद है? जैसे ऐसे हमने बनाया था, ऐसे सिक्के आकार की संरचना, ऐसे इनको जोड़ दिया था और फिर ये बीच में बच गया था जो पदार्थ, इसको स्ट्रोमा बोलते थे, पीटिका। बताया था ना, पिछले वीडियो में देखा होगा ना आपने, ठीक है। तो इसमें होता है, तो पीटिका में चलता है। पहली लाइन लिख दी कि अंधकार अभिक्रिया है, प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अब ये जो खोज करने वाला था केल्विन, इसने खोज की थी, तो किस में करा था खोज? ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो इस चक्कर की खोज, इस साइकिल या चक्कर की खोज केल्विन ने हरेसेवाल, क्लोरेला व सिनेडेस्मस में की। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लेना है, सिनेडेस्मस में की, ठीक है। तो यह चक्कर चलता है 6 बार। कितनी बार चलता है यह चक्कर? यह साइकिल 6 बार चलती है। यह चक्कर 6 बार चलता है, और एक बार चक्कर चलता है यानी एक CO2 6 बार चलता है, 6 CO2 को फिक्स करते हैं इसमें। ये 6 बार चलती है यानी 6 CO2 को फिक्स करते हैं। तो अगली लाइन लिख सकते हैं, 6 CO2 अणुओं को फिक्स किया जाता है। फिक्स करने का मतलब होता है इसके दूसरे उत्पादों में बदल दिया जाता है, ठीक है। 6 CO2 अणुओं को स्थिरीकृत करते हैं या स्थिरीकरण किया जाता है, फिक्सन है ना। अब एक बार में कितनी ATP चाहिए, कितने NADP चाहिए? कहाँ तक दिख रहा है नीचे? ये कहाँ तक दिख रहा है नीचे? यहाँ तक है ना। अब देखो, एक CO2 अणु को फिक्स करने के लिए या फिक्सन के लिए 3 तो ATP व 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है,
ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी 2-3 लाइनें और हैं और इनसे बाहर नहीं जाता क्वेश्चन, ये और सुन लेना, ठीक है। एक CO2 अणु को फिक्स करने के लिए 3 ATP 2 NADPH की आवश्यकता होती है। तो ये चक्कर 6 बार चलेगा। तो अब देखो 6 बार चलेगा, तो यह चक्कर, तो हम कह सकते हैं अतः 6 CO2 को फिक्स करने के लिए, 6 CO2 के लिए, तो 3 को हम गुणा कर दे 6 से, कितना 18 ATP, वह 2 एक बार में 2 चलते हैं, 6 से गुणा कर दो 12 NADPH2। तो टोटल कितने हो गए, तो इसे, अब जगह कहाँ है ना, इसे लिखो एक बार, नीचे वाले को ओपन। तो देखो ध्यान से, 3 ATP व 2 NADPH की आवश्यकता होती है एक CO2 के फिक्सन के लिए। तो 6 CO2 का फिक्सन होता है, 6 बार चक्कर चलता है, ठीक है। तो 18 ATP और 12 NADPH की आवश्यकता हो गई। तो टोटल कितनी ATP की आवश्यकता होती है इसे हम कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कितनी ATP 6 CO2 के लिए, 6 CO2 के लिए फिक्सन, क्या हो रहा है इनका फिक्सन, तो 18 तो ATP प्लस, अब हमने पहले बताया था आपको एक NADPH बराबर 3 ATP होती है, ठीक है। तो 12 × 3, इसका मतलब क्या है, NADPH2, एक NADPH2 बराबर 3 ATP। तो कितनी हो गई ये 18 प्लस कितने होंगे 36, कितने हो गए, हो गए ना 54 ATP। तो 6, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, 6 CO2 के फिक्सन के लिए कितनी ATP की आवश्यकता होगी। आपसे एक कार्बन के लिए पूछ सकता है, एक CO2 के लिए पूछ सकता है, 2 CO2 के लिए पूछ सकता है, पर डायरेक्ट ही पूछता है 6 CO2 के लिए कितनी ATP की आवश्यकता है। तो एक चक्कर में बात करेंगे तो एक चक्कर के आप निकाल सकते हो, एक चक्कर में तो निकाल लो, 3 ATP ये 6 होंगे, तो 6 3 9, एक में तो 9 हो गए ना, अरे 3 ATP के बराबर होता है ना, तो इसको गुणा करेंगे तो 6 हो गए ना, तो 6 3 9, तो एक CO2 के लिए तो 9 ATP चाहिए टोटल, और 6 चक्करों के लिए चाहिए 54 ATP। और इस चक्कर में क्या है, ग्लूकोज भी बनता है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए भी 54 ATP चाहिए, तो ये भी लिख लेना है तथा, देखो ध्यान से, ये जो चक्कर चलेगा अभी साइकिल समझाऊंगा मैं, है ना अभी, ठीक है। तो 6 बार चलता है ये चक्कर, 6 बार चक्कर चलता है ये, 6 बार चक्कर चलता है ये। एक बार जब ये चक्कर चलता है तो हमें ATP यानी ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा खर्च होती है यहाँ पर, ना कि बनती है, खर्च होती है। 3 ATP और 2 NADPH की आवश्यकता होती है, समझाया, एक चक्कर में। तो 6 बार चलेंगे तो 6 से गुणा कर देंगे तो कितनी होगी 18 ATP होगी, और इसके गुणा करेंगे तो 12 NADPH हो गया। अब हम जानते हैं कि एक NADPH2 = 3 ATP होती है ना, इधर देखो ऊपर, तो 3 ATP होती है। अब हम जानते हैं 12 NADPH है, 3 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 36 ATP, और 18 ये है ही टोटल, इसमें आ रही है, तो टोटल ATP कितनी हो गई 54। तो ये 6 बार चक्कर चलेगा तो 54 ATP की आवश्यकता होगी, 54 ही ग्लूकोज को बनाने के 54 ATP की आवश्यकता होगी, तो ये भी पूछ लें, तो लिख लेना। तथा एक मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक C6H12, इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, निर्माण के लिए 54 ATP चाहिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगी। अब ऐसा साइकिल समझनी है जो 3 चरण में पूर्ण होती है, कार्बोक्सिलेशन, अपचयन और रीजेनरेशन, ठीक है। 3 चरण भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उस साइकिल को समझेंगे, इसे आप नोट करो, ठीक है। तो देखो हम समझते हैं C3 साइकिल को, क्या है प्रोसेस, तो ध्यान से सुन लेना। C3 साइकिल जो होती है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है, NCERT में साफ लिख रखा है, बायोलॉजी NCERT में, तो NCERT याद रखना। कार्बोक्सिलेशन होता है, इसका मतलब CO2 जुड़ती है। दूसरा होता है रिडक्शन, इसका मतलब NADPH2 काम आता है, NADPH खर्च होते हैं। रीजनरेशन, इसका मतलब RUBP वापस बनता है, इसका मतलब ATP फिर खर्च होती है। तो ये 3 प्रक्रिया। तो एक आपको थोड़ा सा प्रोफार्मा दे देता हूँ, फिर चक्कर समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, या तो साइकिल से समझा देता हूँ मैं, ठीक है, साइकिल ही समझाता हूँ। तो हम C3 साइकिल,
C3 साइकिल ऐसे पूरा बनेगा, ठीक है, राउंड में इस हिसाब से लिख लेना टैग, ठीक है। आप अब देखो ध्यान से क्या होता है इसमें, ध्यान से सुनना, अब ध्यान सुन लेना। प्रथम जो ग्राहिता हमने लिखा था वो लिखा था RUBP, RUBP। RUBP को हम बोलते हैं राइबुलोज राइबुलोज 1,5 बिस, यानी डाई भी लिख सकते हैं बिस की जगह, डाई फॉस्फेट। चुप रहो, अब नहीं आवाज, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। राइबुलोज 1 विस्फोट होते हैं, यहाँ पर ये 6 अणु इनके, कितने 6 कार्बन मान लो ना, 6 कार्बन वाला, ठीक है, सॉरी 6 कार्बन क्या 6 अणु है ये, 6 अणु। अब क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक प्रक्रिया होगी, ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम है, आपको बता दूं यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम लिख दूं मैं पहले। उस प्रक्रिया को बोलते हैं 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो पहली जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण। इस प्रक्रिया का मतलब होता है CO2 का जुड़ना। तो मतलब क्या होगा प्रोसेस, ठीक है, इसमें क्या होगा 6 CO2, देखो ये 6 बार चलता है, मैं 6 को एक साथ ही बता रहा हूँ, 6 बार चलती है तो मैं 6 CO2 को साथ लेके चल रहा हूँ, एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 6 CO2 क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। राइबुलोज विन फॉस्फेट यानी इसको ग्रहण करेगा, ठीक है, ये ग्रहण करेगा इसको, ठीक है, 6 CO2 को। यहाँ पर जल भी आवश्यकता पड़ती है, 6 जल के अणु भी आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रहण करेगा तो यहाँ पर क्या है, प्रथम यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है, यहाँ पर एक एंजाइम काम आएगा, जो मेन एंजाइम होता है उसे बोलते हैं रुबिस्को, जो हम लिखा चुके हैं आपको, रुबिस्को। और प्रथम 3 कार्बन वाला स्थायी उत्पाद बन जाएगा, यानी 12 अणु। तो यहाँ पर आपको बन जाएंगे 3PGA, प्रथम स्थायी उत्पाद ही लिखा दिया था मैंने पहले ही, प्रथम स्थायी उत्पाद है, 12 अणु हो गए टोटल, ये 12 मॉलिक्यूल है, 6 ये मिलकर 12 अणु हो गए। ध्यान से सुनना, इधर देख लो, कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कार्बन जुड़ गया है, 6 अणु ये जुड़ गए हैं, 6 अणु ये हैं, टोटल मिलकर प्रथम स्थायी उत्पाद को बना दिए हैं 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, समझ आएगा ना। तो इसकी परिभाषा, इसकी फुल फॉर्म तो मैंने लिखाई दी थी ना, वापस तो लिखने की जरूरत है, लिख लो, लिख दोगे यहाँ, लिख देता हूँ ना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है, ये बन गया। अब ये आगे जाएगा, तो सीधी सी बात है ATP खर्च करनी पड़ेगी इसको, ठीक है। यहाँ कुछ खर्च नहीं, यहाँ पर ATP खर्च करेगा, 12 ATP खर्च करेगा यहाँ पर। अब देखो 12 ATP खर्च करेंगे यहाँ पर, तो 12 ATP खर्च होगी और यहाँ पर 12 ADP और फॉस्फेट बन जाएंगे, मतलब, ठीक है, खर्च हुई है यहाँ ATP। तो ATP खर्च, ये खर्च हो रही है 12 ATP, टोटल कितनी 18 ATP बताई थी ना, और 12 NADPH। तो कैसे हुई है वो सारे इस सारणी में दिखेंगे आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, एक नया उत्पाद बनेगा, ये जो यहाँ से फॉस्फेट समूह निकले हैं ये इससे आकर जुड़ जाएंगे, तो ये नया उत्पाद बन जाएगा। इस नए उत्पाद का नाम है, ठीक है, 1,3-डाई, मतलब 2 एक, ये तो समझते हो ना, ये संख्या लिखते हैं जिस कार्बन पर जुड़ा होता है फॉस्फेट समूह वो लिखते हैं। तो 1,3-डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है। कितने अणु चल रहे हैं, 12 अणु थे, 12 अणु चल रहे हैं, ये भी 12 अणु है, 12 अणु चल रहे हैं। अब आगे क्या होगा, अब आगे आप जानते हो रिडक्शन होगा, 3 चरण बताए थे ना, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो रिडक्शन मतलब अपचयन होगा, तो अब क्या होगा, अपचयन हो, और अपचयन याद रखना NADPH2 अपचयन करवाता है, सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पहले बीच में एक पॉइंट लिख देते हैं हम, यहाँ पर क्या होगा, अब दूसरा पॉइंट रिडक्शन, पहले समझ लो, रिडक्शन को हम बोलते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये ग्लिसरिक अम्ल में हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन जब होता है तो यहाँ पर क्या है कि कितने 12 NADPH2 खर्च होंगे और बन जाएंगे 12 NADP, NH+ बन जाएंगे। ये जो H+ बनते हैं ये आकर जुड़ जाते हैं इससे, ठीक है। अब ये जुड़ते ही क्या बनाएगा,
ये ग्लिसरिक अम्ल से एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, यानी ऑक्जेलिक होता है, ऑक्जेलिक से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। पढ़े होंगे ना एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड में चल रही है क्योंकि रिएक्शन है पूरी की पूरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3 फॉस्फो ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड बन जाएगा। कितने अणु, 12 अणु चल रहे हैं, 12 अणु चलेंगे, ठीक है, 12 अणु चल रहे हैं। अब इन 12 अणुओं में क्या होगा, अब ये रिएक्शन यहाँ पर देखो, अब एनसीईआरटी में इतना भी नहीं दे रखा है, इससे एनसीईआरटी में 2-3 प्रोसेस करके पूरा दे रखा है। मैं जो बताऊंगा वो 20 का बता रहा हूँ, वो इससे भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है, यहाँ से हट के बहुत ज़्यादा चेंज होता है, खूब से, मतलब यहाँ पर जाइलोलोज, इरिथ्रोज, है ना, राइबुलोज, खूब सारी शर्कराएँ बनती है। तो मेन मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर समझना, यहाँ से हम बात करें तो ये 2 चरण होते हैं, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर 6 अणु है ना, इससे 6 अणु, 6 अणु तो इधर लेके जाऊँगा, 6 अणु इधर लेके जाऊँगा, तो 6 अणु दिख रहा है ना यहाँ पर। 6 अणु क्या होंगे, 6 अणु कन्वर्ट खूब सारे उत्पाद बनाते हैं। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर 6 अणु किस में चले जाएंगे, शर्करा बनाने में, ठीक है। तो शर्करा यानी ग्लूकोज बना देंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज बना देंगे। और ग्लूकोज से फिर क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। ये अलग अलग चरण में चले जाएंगे। सुक्रोज से फिर स्टार्च ये बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे उत्पाद में चले जाएंगे। बाकी 6 अणु जो बचे ना, 6 इधर 6 अणु आए, 12 में से 6 इधर गए, 6 अणु आए। अब 6 यहाँ पर चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, 4 अलग जाएंगे, 4 अलग जाएंगे। अब देखो 4 कैसे जाते हैं, देखो, सॉरी 4-2 में जाएंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें क्या खूब सारे उत्पाद बनते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। एनसीईआरटी में तो इतना भी नहीं है। यहाँ से 4 अणु तो ये और 2 अणु ये, ठीक है, हो गए ना 6। अब इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा 5 जाइलुलोज, जाइलुलोज है ना, मोनोफॉस्फेट, यानी जाइलुलोज बनता है, मोनोफॉस्फेट, ठीक है, 4 अणु। और बनते हैं 5 राइबुलोज, राइबुलोज, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ध्यान से देखना, मोनोफॉस्फेट बनते हैं। 4 अणु इधर गए, 2 अणु इधर आए, टोटल 6 अणु ऐसे गए। अब ये वापस, ये दोनों वापस मिल जाएंगे 6 अणु, और दोनों मिलकर यहाँ पर एक प्रक्रिया होगी, रीजेनरेशन। पहली हो गई ना कार्बोक्सिलेशन, दूसरी रिडक्शन, ठीक है, फिर रीजेनरेशन, सही बात है, ठीक है, रिडक्शन। आगे देखो क्या बता रहा था, रीजेनरेशन। तो तीसरा जो चरण चलेगा ना, रीजेनरेशन, देखो ध्यान से, रीजेनरेशन को मतलब यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ तक रीजेनरेशन, इसे बोलते हैं पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, पुनः उत्पन्न होना, मतलब RUBP वापस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा तो सीधी सी बात है, यहाँ बनेगा तो यहाँ पर ATP खर्च होगी फिर, क्योंकि यहाँ पर 12 ATP है, टोटल 18 ATP, तो 6 ATP और कहाँ गई, तो यहाँ खर्च होगी वो, तो यहाँ पर 6 ATP, हाँ खर्च तो पूरी करनी है, तो 6 ADP फॉस्फेट, 6 ATP खर्च हो जाएगी, और ये वापस जुड़कर ये बना देगा RUBP। तो बन गया ना ये RUBP, तो ये वापस बन गया है, यानी ये दोनों मिलकर वापस इसको बना देते हैं। तो ये था एक चरण। यहाँ पर आपको बता दूं, इसमें खूब सारे हैं। यहाँ पर अगर आप दूसरी किताबों में देखोगे, यहाँ पर ये 12 अणु डिवाइड होते हैं, 2 अणुओं में, 5 अणुओं में, 3 अणुओं में, 2 अणुओं में, ऐसे चेंज होकर जाइलुलोज, इरिथ्रोज, कीटोज, ऐसे खूब सारी शर्कराएँ बनती है। एनसीईआरटी में इतना ये भी नहीं दे रखा, जाइलुलोज भी नहीं लिखा है, बस वो 3 चरण लिखा है, इनको पूरा कर दिया है, ठीक है। तो समझ में आई। तो ऐसे क्या है, ये 6 बार चक्कर चलता है, तो ये 6 एक साथ ही मैंने 6 लिख दिए यहाँ पर। तो इसमें आप देख लो, 12 ATP ये रही, 6 ATP ये रही, खर्च हो रही है यहाँ पर, ये खर्च है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में कितनी ATP खर्च होती है, और NADPH 12 ये रहे, कहाँ गए, ये रहे, ठीक है। तो ऐसे खर्च होती है, तो ये चरण ये रहे ना, इधर घूम के आ गए ना, ये ऐसा आ गया ना, ठीक है, ये बन गया ना, मतलब इसमें चलेगी, ठीक है, क्योंकि इससे बीच और भी शर्कराएँ हैं। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कर दो भाइयों, कर दो, पूरा रोक दे।